नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं आपका दोस्त कौशल प्रजापति। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल रोशन ऑफ क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जो आपके हमने कल लास्ट में आपके नियम बताए थे। ठीक है, तो इस वीडियो में रासायनिक संयोग के नियम हम लोग देखने वाले हैं। कक्षा 11 केमिस्ट्री के रासायनिक संयोग के नियम। तो आपको इस नियम के अंदर आपके 5 नियम आते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, बस आपको केवल वही पढ़ना है। और ये नियम पेपर में ज्यादा से ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इनको कंप्लीट कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहला नियम हमारा कौन सा है और वेरी इंपॉर्टेंट है, द्रव्य की अविनाशिता का नियम। वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या बोलता है नियम, क्या इस नियम में है, तो पढ़ेंगे और करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नोट करते जाएंगे। लिखा है द्रव्य की अविनाशिता का नियम। सबसे पहला नियम है, कोई पदार्थ ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसका एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। इसका मतलब आप सभी लोग समझ रहे होंगे, कोई पदार्थ हो, चाहे कोई भी पदार्थ हो, दुनिया का कोई पदार्थ हो, हर एक चीज पदार्थ होती है। आपको जितनी भी चीज दिखाई दे रही, नहीं भी दिखाई दे रही है, वो सारी तो क्या है, पदार्थ है। क्योंकि इसमें जो वजन होता है और भार होता है, वो क्या होते हैं, हमारे पदार्थ होते हैं। तो कोई भी ऐसी चीज बर्तन जिसका कोई भार होता है, वजन होता है, तो पदार्थ कहलाता है। ठीक है, और ये पदार्थ ना तो हम लोग बना सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते, खत्म कर सकते हैं। बस खाली क्या कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन कर सकते हैं, बदल सकते हैं। केवल क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। दूध एक पदार्थ है, ना तो हम बना सकते उसको, बस खाली उसको परिवर्तन, दूध से दही बना सकते हैं, दही से हाँ फिर इसका मट्ठा बना सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, केवल परिवर्तन कर सकते हैं, ना कि हम ना तो बनाया जा सकता है और ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है। कोई लकड़ी है, लकड़ी क्या है, पदार्थ है, वो भी लकड़ी कहीं से पेड़ से बनी है। ठीक है, तो लकड़ी से क्या हुआ, लकड़ी को जला दिया गया, लकड़ी से तमाम चीजें बनाई जाती हैं। तो क्या हुआ, लकड़ी को जलाया गया, उसमें राख बन गई, तो राख भी एक क्या होगा, पदार्थ होगा। तो रूपांतरण हो गया, लेकिन वो नष्ट नहीं हुआ है, रूपांतरण हो जाता है। ठीक है, तो ये पहला नियम ये बोलता है कि किसी को बनाया ना जा सकता है, ना तो उसको नष्ट किया जा सकता है, बस खाली रूपांतरण किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल से देख लो, अगर ये समझ में नहीं आया है, तो जैसे हमने एक पदार्थ ए ले लिया और दूसरा पदार्थ आप हमने क्या ले लिया, इसको बी ले लिया। ठीक है, ए पदार्थ और बी पदार्थ, दो पदार्थ हमने ले लिए। अब इनको करना क्या है, देखो। तो सबसे पहले जैसे ए का हमने इसका भार ले लिया, इसका भार मान लो कि ए का भार 1 है और बी का भार हमारा कितना है, भार 2 है। ठीक है, बी का भार हमारा, ए का भार 1 है और बी का भार कितना है, भार 2 है। तो क्या ये आपस में बराबर होंगे, तो जी आप कहोगे बिल्कुल बराबर होंगे। क्यों, इस नियम के हिसाब से हमारे बराबर होंगे, क्योंकि ये तो ना तो बनाया जा सकता है, ना तो नष्ट किया जा, केवल परिवर्तन किया जा सकता है, तो भार आपस में बराबर होंगे। अगर ए पदार्थ कितना है, यहाँ पर 40 ग्राम है, तो यहाँ पर बी पदार्थ भी कितना होगा, यहाँ पर 40 ग्राम होने वाला है। ठीक है, ये समझ में आया, नहीं समझ में आया, दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेते हैं। यहाँ पर लेते हैं हम ए प्लस बी, ए प्लस बी ले लेते हैं और इसको क्या करेंगे, ए प्लस बी ले लेंगे और यहाँ पर इस साइड ले लेंगे सी प्लस डी। इस साइड ले लिया हमने ए प्लस बी और इस साइड ले लिया सी प्लस डी। मान लो कि भार ए का कितना है, x1 भार है। ये यहाँ पर क्या दिया गया है, ये यहाँ पर पदार्थ दिए इस साइड में, पहले नंबर पर पदार्थ है और यहाँ पर आपका भार दिया गया है। तो ए का भार x1 है और इसका x2 है और सी का भार y1 है और इसका क्या है, y2 है। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट निकल के आएगा, अगर इन दोनों पदार्थों को आपस में जोड़ोगे और इनको आपस में जोड़ोगे तो दोनों आपस में बराबर निकल के आएंगे। तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट यहाँ से निकल के आता है, x1 प्लस x2 बराबर y1 प्लस y2, ये कॉन्सेप्ट निकल कर आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। अगर जैसे आपका ऐसे दिया है, मान लो कि x1 आपका कितना है, 15 ग्राम है और x2 भी कितना है, 15 ग्राम है। ठीक है, x1 15 ग्राम है और x2 कितना 15 ग्राम है और y1 यहाँ पर हमको 20 ले लेते हैं, 20 ग्राम। तो y2 का मान आपको बताना है, तो y2 का मान कैसे निकलेगा, देखो इन दोनों को जोड़ दो और इसके बराबर होना चाहिए दोनों के। तो 15 15 यहाँ पर 30 ग्राम होगा, लेकिन यहाँ पर 20 ग्राम दिया है, कितना यहाँ पर होना चाहिए कि 30 बन जाए, तो यहाँ पर 10 ग्राम और होना चाहिए, यहाँ पर 30 बन जाता।
तो Y2 बराबर कितना निकल के आएगा भैया, 10 ग्राम निकल के आएगा। ये बोलता है हमारा पहला नियम। और इसका एग्जाम्पल देख लो, समीकरण से भी एग्जाम्पल देख लो, समीकरण से, ताकि आपको संतुष्टि मिल जाए। समीकरण से कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, वो भी देख लो यहाँ पर। ठीक है, तो हमने एक समीकरण ले लिया, ये वाला हमने समीकरण लिया NaCl प्लस AgNO3 और टेंस 2 लगा दिया और Na3 प्लस AgCl। अब इसका अणुभार देख लो, इस साइड का अणुभार और इस साइड का अणुभार बराबर आना चाहिए, तभी बराबर होगा। क्योंकि ठीक है, Na का परमाणु भार क्या होता है, 23 होता है, लिख दो 23। Cl कितना होता है, 35.5 कर देंगे। ठीक है, ये लगा प्लस, तो प्लस लगा दो यहाँ पर। अब AgNO3, Ag कितना होता है, परमाणु भार होता है 108, लिख देंगे, प्लस N का कितना होता है, 14 होता है, 14 लिखो यहाँ पर। तो O का कितना होता है, 16, और 16 में गुणा करेंगे इसका 3 का, तो यहाँ पर 48 निकल के आने वाला है। ठीक है, इसको एक बार जोड़ो, कितना आएगा जोड़ने पर, इसको जोड़ते हैं तो यहाँ पर आ गया 58.5, और इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, 8 4 12, 8 12 और 8 20 हो गया, वहां से 2 4 5 और 2 7 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना आएगा, 7 और 170 आएगा, कितना आएगा, 170। इसमें जोड़ देंगे तो यहाँ पर टोटल आपका निकल के आएगा, यहाँ पर 8 हो गया, यहाँ पर 7 5 12, हासिल 1 हो गया, 228.5 ग्राम इसका क्या निकल के आ गया, अणुभार इस साइड वाला निकल के आ गया। अगर इस साइड वाला भी इतना ही निकल के आता है तो समझ जाना कि ये वाला नियम लागू हो गया। ठीक है, तो इस साइड का अणुभार निकाल दो, इसका कितना होगा, Na का 23 होता है परमाणु भार, इसका कितना होगा 14 कर लो, इसका 16 3 48 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और इसका हम अलग से कर लेते हैं, ठीक, इसका अलग से, तो कितना होगा 108 प्लस Cl का होगा 35.5। दोनों को जोड़ना है, सबको जोड़ना है, जोड़ दो यहाँ पर, 8 4 12 3 15, हासिल 1 4 1 5 2 7 और 1 8, 85 यहाँ पर आ जाएगा। और इसको जोड़ेंगे तो 8 5 13 के 3 और हासिल 1 3 1 4 हो गया, यहाँ पर कितना 143.5। अब इनको जोड़ वगैरह कितना आएगा, यहाँ पर जोड़ेंगे 5 3 8 हो गया, यहाँ पर 4 8 12 हो गया, यहाँ पर कितना आ गया 228.5 ग्राम। तो इतना भी यहाँ 228.5 आया है, यहाँ भी 228.5 आया है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, द्रव्य की अविनाशता का नियम यहाँ पर लग रहा है। तो ये नियम ऐसे काम करता है इस प्रकार से। ठीक है, अगर ये नियम आपको समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे एक बार, और कमेंट में जरूर बताएंगे। इसके बाद हमारा दूसरा नियम क्या बोलता है, इसके बाद दूसरा नियम हमारा बोलता है स्थिर अनुपात का नियम। इसमें क्या है, किसी यौगिक में तत्वों का अनुपात सदैव स्थिर रहता है, चाहे वह किसी भी विधि से क्यों ना ही बनाया गया हो। अब इसमें जो तत्व होते हैं उसका अनुपात हमेशा हमेशा सदैव निश्चित रहता है। कैसे, कोई भी यौगिक है उसमें निश्चित होगा। जैसे यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं C और C प्लस O2, यहाँ पर क्या ले लिया हमने, C प्लस O2 ले लिया। अब इसको क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे, इसको गर्म करेंगे, कार्बन को और ऑक्सीजन को गर्म करेंगे, तो गर्म करने पर क्या आएगा, यहाँ पर CO2 निकल के आएगा। तो यहाँ पर क्या निकल के आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स है, अगर इसको और इसको गर्म करेंगे तो हमेशा हमेशा क्या निकल के आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड ही निकल जाएगा, दूसरा कभी नहीं निकल सकता है। तो स्थिर है, ये फिक्स है, यही निकलेगा। तो यही होता है स्थिर अनुपात का नियम। दूसरा एग्जाम्पल जैसे देख लो, यहाँ पर हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, लिखा CaCO3, CaCO3, इसको जब हम गर्म करेंगे, इसको जब गर्म करेंगे तो गर्म करने पर यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर गर्म करेंगे तो CaO अलग होगा और क्या अलग होगा, यहाँ पर CO2 अलग होगा। अब हमने इसको गर्म कर दिया तो यहाँ पर क्या निकल के आ गया, CO2 अलग से निकल के आ गया। तो चाहे किसी भी विधि से निकालो, चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन ये जो अनुपात रहेगा ये वाला CO2 वो सेम आता है। कभी भी यहाँ पर C2O5 नहीं आ सकता है, दूसरा फार्मूला निकल के नहीं आ सकता, एक यौगिक बिल्कुल फिक्स निकल के आएगा। यही होता है स्थिर अनुपात का नियम। तो ये आपका कौन सा हो गया, द्रव्य की अविनाशता का नियम और स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है, अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। जो भी समस्या हो तो कमेंट में जरूर बताना है। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में। 2 नियम हो गए और 2 3 नियम अगले की वीडियो में देख लेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।